मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। इस चैप्टर्स में थर्ड नंबर का लेक्चर्स है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, आज का थर्ड नंबर का लेक्चर्स है। उसमें हम लोग पॉइंट देखने वाले 15.6.2 एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों बोला है मुझे भी पता नहीं है। एक्चुअली हम लोग जो एनर्जी निकालने वाले वो कोई इलेक्ट्रॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में उसकी एनर्जी निकालने वाले। आपके इसमें क्यों दिया है यार, ये हेडिंग मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। मतलब हम लोग निकालने वाले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रहा तो इसकी एनर्जी होती है, निकाल के दूंगा 13.6 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरे रहा तो इसकी होती है माइनस, हो भी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे रहा तो यहां इलेक्ट्रॉन्स रहा, मतलब कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहा तो उसकी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां, लेकिन कौन से सेल में है उसकी एनर्जी हम लोग निकालते। तो मेरे ख्याल से ये हेडिंग एनर्जी ऑफ द सेल, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी निकालना, ये चाहिए था। चलो तो हम लोग बात करते हैं आगे आगे। कुछ फार्मूले लिख के रखे आपके लिए जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को सेकंड लेक्चर में पढ़ाए थे। क्या ये रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम ही लेते हैं हम लोग, इसलिए उन्होंने लिखा होगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग बेसिकली भैया हाइड्रोजन, क्योंकि बोर्स का जो भी ड्रॉबैक है ना वो भी पढ़ने वाले। तो आप लोग जो पढ़ते हैं ना इस चैप्टर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रहता है, इसलिए बोला होगा, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, इसमें भी नहीं बोलना चाहिए एज पर माय व्यू। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के वीडियो को। इसलिए पहले रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, रेडियस निकालने तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, एन इज द कोनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पाई एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जेड पता है ना एटॉमिक नंबर है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये वेलोसिटी जो गोल घूमती है, ठीक है। और ये पोटेंशियल भैया, ये वेलोसिटी है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये है मेरी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है उसकी, और ये पोटेंशियल है। ये फार्मूला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां से उठा के यहां पे डाल दिया मैंने, ठीक है। तो चलो बच्चा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए सवाल है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी जो बनती है हमारी वो बनती है, कोई भी टोटल निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपके बुक्स में इस टॉपिक को मतलब बहुत सारी चीजें मिस की गई है, मतलब उसको निकाल दिया गया है। मैं आपको डिटेल में लेक्चर लेने वाला हूं, भले हुए लेक्चर पूरा एक कंप्लीट लेक्चर होने वाला है आज का, हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में नॉलेज देने, क्योंकि आप लोग सीईटी नीट जेडब्ल्यू पढ़ने वाले इसके कारण। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है मेरे पास, आपको पता होना चाहिए, हाफ एम ई स्क्वायर। एक तो v की वैल्यू पुटअप करो, या एक पॉस्टुलेट एरिया, उससे भी इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, 2 ऑप्शन है आपके बुक्स में, v की वैल्यू पुटअप कीजिए डायरेक्टली। समझ में आ रहा है, दोनों भी मेथड से देखो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब इसका स्क्वेयरिंग करना है, वो जेड है, 2 नहीं भैया, तो जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्यों कर रहा, समझ में आ रहा है, 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। क्वेश्चन है भैया। तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में मूव हो रहा है, ये जुम 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 कर रहा है बेचारा, जुम जुम जुम, है ना। तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारे पास, यहां पे एम ई लिख सकते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये जेड स्क्वायर पता है ना एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का तो 1 ही, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 टू द 8, सॉरी, यहां पे एप्सिलॉन स्क्वायर एस स्क्वायर एन स्क्वायर। ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कर रहा है बोर्स के मॉडल के थ्रू। अच्छी बात है सर। पोटेंशियल एनर्जी में सेपरेट करके इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, सही है।
वही फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं है तो याद करो। और सिंपल से एक बात बताता हूं, एक्चुअली पोटेंशियल का फार्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। बेसिक फार्मूला बता रहा हूं, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज बनता है भैया। देखो, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू लिख सकते हो। वी मतलब पोटेंशियल, क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लिख दिया मैंने। अरे सिंपल फार्मूला है ना, पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज है। चलो तो हम लोग बात करने ते करते इसको भी तैयार कर रहे हैं। पोटेंशियल का फार्मूला मैंने लिख के रखा है जानबूझकर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई चार्ज बाय आर। आर इज द रेडियस ऑफ बोर्ड। और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, इसलिए माइनस साइंस करके ई लिखना है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस ये आएगा इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई मल्टीप्लाई ई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। कोई शक है भैया? समझो, बात को समझो भैया, बात को समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, और भी आर की भी वैल्यू है मेरे पास, देखो ये। तो पोटेंशियल वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है, वो वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड का डिवाइड होता न्यूमरेटर, इसलिए मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं, पाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सही भैया? ओके, जेड ई स्क्वायर। समझे? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल है? बढ़ना आगे? चलो तो मैं कैंसिल क्या कर सकता हूं, पाई से पाई को मार सकता हूं। हाँ सर, ठीक है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है मेरे पास वो है यम ई। सही है? यहां पे जेड ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय बचा, देखो यम ई है, ई मल्टीप्लाई ई स्क्वायर है, यहां पे है 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर। सही है? ये पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। दिखाई तो दे रहा है भैया? नहीं तो मैं नीचे लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं देता हो, ऐसा ना होना चाहिए। ऑलिविजल है, दिख रहा है? ओके, एक बात करना है काम मुझे, यहां पे जेड लिखेंगे, क्यों? एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा, यहां पे भी जेड आएगा, और ये माइनस है, ये जेड स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें जेड लिखना जरूरी है। अरे एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा ना भैया। चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी, चलो बढ़ना आगे। अब हम लोग काम करते हैं, इक्वेशन 1 में ये 2 इक्वेशन और 3rd इक्वेशन पुटअप करते हैं। चलो तो टोटल एनर्जी के लिए ई लिखता हूं, nth ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट पता है ना मुझे। चलो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला है मुझे, यम ई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या कर रहा हूं मैं भैया, यम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कोई शक है भैया? ऑल इज वेल। चलो प्लस, लेकिन ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस लिख देता हूं। तो ये यम ई का मतलब है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बेस ऑफ द ई लिखा है, तो जेड स्क्वायर ई रेस टू स्क्वायर नहीं है भैया, यहां पे भी कुछ गलत हो गया मेरे ख्याल से, ये स्क्वायर है तो ये होगा भैया 4th पावर, ये भी बोलते नहीं मुझे, 4th पावर है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर का स्क्वायर ई रेस टू 4 होता है। सर आप पता लगा है। चलो तो यहां पे हम लोग काम करने जा रहे हैं 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कोई शक है? चेकआउट करो, यम ई है ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेस टू पावर 4 है, देखो यहां पे भी 4 नहीं लिखा, तो ई एन चेक करना हो इसलिए बोल रहा हूं मैं। कॉमन निकाल रहा हूं कौन से चीजों को ध्यान देना है अभी, कि यहां पे निकाल रहा हूं मैं यम ई जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस हाफ। कुछ गलत कर रहा हूं मेरे ख्याल से, कुछ गलत हो रहा है, सही है ना? क्या करेक्ट है ना? कुछ तो गलत हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? यहां पे 1/4 4 ही कॉमन निकालना पड़ेगा भैया।
ये है ना, तो यहां पे क्या होगा 1/2, सही है ना। देखो ना मल्टीप्लीकेशन करके देखो, देखो 8 हो रहा है, यहां पे -1, अच्छी बात है सर। तो en m e z रेस टू 2 e रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, मेरे ख्याल से -12। नहीं समझ में आ रहा है? अरे हाफ में से 1 जाएगा कि नहीं, 1 में से हाफ गया, ग्रेटर नंबर साइन दे दो ना, सिंपल सी बात है। चलो En इज इक्वल टू ये माइनस साइन आ गया इधर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर का स्क्वायर e रेस टू 4 डिवाइडेड बाय ये हो गया 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये आपको मिली है भैया एनर्जी। क्या मिली है? एनर्जी। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होगा वो इसकी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड है। मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। यही है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, जो भी कोई भी ऑर्बिट, इससे पता लगेगा n स्क्वायर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो ये फार्मूला मिल रहा है। अब ये निगेटिव साइंस क्यों मिल रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है इसने, इस न्यूक्लियस ने बांध के रखा है। Negative sciences indicate that the electron bound to the nucleus। अरे न्यूक्लियस से बांधे वाला है, पकड़ के रखा है उसको, इसलिए निगेटिव साइंस आ रही। अगर आप लोगों को इसी फार्मूले को अगर ग्राउंड स्टेट पे किसी ने कहा है, ग्राउंड स्टेट पे मतलब पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, अगर वो निकालना है तो क्या तरीका है? सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट 6.6, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लाइक 6.63 लिखो, कोई प्रॉब्लम, 10⁻34 जूल सेकंड। एंड n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का ले रहे हैं हम लोग। किसका? हाइड्रोजन एटम। चलो तो 1 होगा, पता है ना, एटॉमिक नंबर 1 है भैया। अगर इसमें यार एक काम करते हैं, n की वैल्यू क्यों रख रहे? नहीं रखते हम लोग, ठीक है, z को भी नहीं रखते, तो क्या कैलकुलेशन मिलेंगे? तो उन्होंने कहा ये सभी की कैलकुलेशन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, या इलेक्ट्रॉन होल को इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहा तो इससे हम लोग इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। ये एक जनरल फार्मूला बना है। कोई भी ऑर्बिट में किसी ने कहा है कि चलो फर्स्ट ऑर्बिट में बताओ, हाइड्रोजन एटम है आपके पास, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला एक काम करते फिर, n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, अरे केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, 1 है ना भैया, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। तो चलो हम लोग इसमें डालते हैं En इज इक्वल टू -13.6, इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब भैया किसी ने कहा है कि इसके ग्राउंड पता है ना, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, या फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू चेंज कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई। ये वैल्यू आप लोग पुटअप करके देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, इस वैल्यू को कैलकुलेशन मैंने खुद ने करके देखे, आप भी कर सकते हो। बुक्स में तो दिया मैंने करके देखे, आप भी करके देख सकते हो, या सही या गलत है दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को। ओके, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है भैया ग्राउंड स्टेट में। कितनी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया। यही जो मिनिमम एनर्जी होती है उसी को कहते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। मिनिमम एनर्जी जहां होती है उसको कहा जाता है ग्राउंड एनर्जी। क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। द मिनिमम एनर्जी है ना, द फर्स्ट ऑर्बिट विच मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट होती है वो? ग्राउंड स्टेट। इतनी एनर्जी होती है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही सेम टू सेम हम लोग काम करने वाले अभी कि यहां पे जब भी ऑर्बिट हायर वैल्यू ऑफ n, देयरफॉर द हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। मतलब जैसे कि यहां पे हम लोग देखो, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, है ना। एक्चुअली ये अंतर है ना, बाद में कम 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 होता है,
मैं पहचानने के लिए निकाल के दे रहा हूं। जितना दूर जाओगे ना उतने ये ओवरलैप होते रहते हैं बैंड, ठीक है। तो ये होती है GND, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये हो गया भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया थर्ड, कौन सा होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बाद में फोर्थ। समझ में आ रहा है ना, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, बाद में फोर्थ, फिफ्थ। समझ में आ रहा है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। इससे हायर जो एनर्जी होगी, हायर हाँ होती है, मैं बताऊंगा, मैं प्रूव करके दूंगा, वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। ग्राउंड की फर्स्ट जो ज्यादा, इससे ज्यादा जो एनर्जी होगी उसको हम लोगों ने कहा है कि एक्साइटेड स्टेट, हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसको है द एक्साइटेड स्टेट। तो हम लोगों को यहां पे थोड़ा सा एक स्पेक्ट्रम निकालेंगे, है ना, और उसके ऊपर बात करने वाले हम लोग एनर्जी के बारे में। ये पहले कैलकुलेशन आपके इसमें बहुत डिटेल में नहीं थे, मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो इससे हम लोग ने क्या अलग अलग स्टेट के निकाल सकते हैं। जैसे कि जनरल फार्मूला क्या हमारे पास, E इज इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद रखना है। फर्स्ट में हमने देखा है कि E1 जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निगेटिव में एनर्जी मिल रही, मतलब एक्चुअल में देखा जाए निगेटिव में ये हायर वैल्यू लग रही है आपको, लेकिन सबसे कम एनर्जी होती है फर्स्ट, मतलब ये जो आइटम होता है ना, सबसे कम एनर्जी, ठीक है, बढ़ेगी एनर्जी, दूर जाओगे और बढ़ेगी। कैसे मैं प्रूव करके देता, देखो E2 करो -13.6, देखो इसका Z एटॉमिक नंबर 1 है, क्यों, हम लोग हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम, और उसका एटॉमिक नंबर 1 होता, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए आप लोग सीधा ये भी फार्मूला लिख सकते हो, सीधा सीधा लिख सकते, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n², सिंपल सा, क्योंकि यहां पे Z फिक्स है। और हम लोग ये जो पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम लोग बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। तो चलो यहां पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इस पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। E3 के लिए अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो n का स्क्वायर 9 का मतलब -1.51 होते हैं। E4 की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.85 होती है। आपको क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू माइनस में ग्रेटर है लेकिन स्मॉल होती वैल्यू, मतलब आप लोग जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज करोगे हायर ऑर्बिट की तरफ जाओगे, मतलब पहले ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी और एनर्जी बढ़ रही, देखो 3.4 -3.4 इससे बड़ी है, इससे ये वैल्यू बड़ी है, मतलब थर्ड ऑर्बिट की, इसके फोर्थ ऑर्बिट की और ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, दिमाग तो चल रहा है भैया। मतलब सबसे इनर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि इसको फ्री करने में इतनी एनर्जी, मतलब इसका 0 आंसर आना चाहिए, तो +13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करो, उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी है, मतलब फ्री करने में लगने वाली एनर्जी है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, नोट डाउन करें इतना। नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं एक्चुअली, इसमें पुराने बुक्स में तो बोर्ड में इसके ऊपर 2 मार्क के सवाल आता था, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन आता था। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैसन सीरीज, पी ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, ऐसे अलग अलग सीरीज पे बात भी करते थे, ठीक है। तो आपके बुक्स में नहीं है फिलहाल में, छोड़ दो, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने आपको निकाला था 13.6, देखो ग्राउंड स्टेट कहते उसको, है ना, 13.6, बाद में सेकंड सेल में रहा तो इलेक्ट्रॉन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.51, फोर्थ में रहा तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी धीमे 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 आप लोग देख रहे हैं कि 0 हो रही है। क्यों, एक्चुअली ये माइनस है सभी, ये सभी नंबर माइनस है, ये भी माइनस है। 0 इस संख्या से बड़ा है ना, मतलब ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। और नंबर्स ऑफ ऑर्बिट जो है n1 n2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आयोनाइजेशन। यहां पे क्या देख रहे हैं, देखो इसमें गैप ज्यादा है, बाद में कम हुआ, कम कम, इसमें और कम और कम, ऐसे करते करते बाद में क्या होता है पता है आपको, ओवरलैप कहते होते हैं। ये बाद में देखो पूरा की पूरा ओवरलैप हो चुका है, मतलब जैसे जैसे हम लोग n को इंक्रीज करेंगे, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज
है ना, तब एनर्जी जो है हमारी वो देखो, एनर्जी आपकी अगर आप यन इंक्रीजेस मतलब यन कहां गए, इंफिनिटी तक गिर जाते हो, तब ई इंफिनिटी पे आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, 0, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मतलब जैसे कि आपको किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बाउंड कहां होता है, यहां होता है फर्स्ट सेल में, दूसरे में जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन, समझे फॉर एग्जांपल आपको सोडियम का एग्जांपल दिया, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसमें 2, बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बाद में 1। किसी ने कहा है बोलो इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाउंड कौन सा है, इसके साथ ये है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इसके थोड़ा कम होगा इस न्यूक्लियस से, इससे और कम, मतलब जैसे 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 दूर 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 सेल चले जाओगे वैसा आपका इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिलेगा, ज्यादा एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एटम है, इसका मतलब आयोनाइजेशन किया तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा, 100% होगा। बात समझ में आ रही? तो ये पहले लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पेस्टन सीरीज है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये विजिबल रीजन है, एंड देन आपका इंफ्रारेड रीजन है, ये कौन सा है, ठीक है, थोड़ी डायग्राम छोटी है इसलिए आपके बुक्स में देख लेना इसको, ठीक है ना, अच्छी तरह से, ओके। तो इसका मतलब एनर्जी लेवल कम क्लोजर क्लोजर, यन इंक्रीजेस एंड एनर्जी रीचेस टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इसकी एक लिमिट होगी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0 तक मिलेगी। कैसे? तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला हमारे पास -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताया कि नहीं? जैसे कि यहां पे n की वैल्यू 1 डालो, देखो ये मिलेगी, n की वैल्यू 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 13.6 डिवाइड बाय 4 करो, ये वैल्यू मिलेगी, बाद में 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो देखो कैलकुलेशन करके आप लोगों को ये वैल्यू मिलेगी। अच्छी बात है सर, मतलब आप लोग जैसे 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 ऑर्बिट में ऊपर ऊपर जाओगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ते 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 जा रही है। आप बोलेंगे सर नंबर बड़ा है, नहीं, माइनस में नंबर जितना बड़ा उतनी एनर्जी कम होती है, और माइनस का मतलब है, मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखना। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। मतलब आप n जैसे इन्फिनिटी तक जाओगे तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, देखो इन्फिनिटी रखो, -13.6, जेड तो पता है 1 है क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है हमारे पास, और यहां पे इन्फिनिटी, कोई भी नंबर को इन्फिनिटी अगर डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। श्योर एंड शॉर्ट आपको एनर्जी यहां पे 0 मिलने वाली है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहां पे ये एटम्स है आपका, तो यहां से यहां जाना चाहता है, देखो ये न्यूक्लियस है भैया आपका, इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां जाना चाहता है, मतलब ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है तो उस एनर्जी को हमने नाम दिया एक्साइटेड एनर्जी, या एक्साइटेशन एनर्जी भी कहा है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड से एक्साइटेड, जैसे ये GND बोलो, ग्राउंड को यहां से यहां जाना चाहता है, तब उसको लगती है एनर्जी, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ये एनर्जी मिलती कहां से, बता देता हूं। अगर कहीं से फोटोन आके इंसिडेंट होगा और उस फोटोन के पास से जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन करता है ऑब्जर्व, और ये एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद वो जा सकता है, जंप कर सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है भैया, कोई भी फोटोन आया तो वो एक्साइटेड नहीं जाता, उसको इस वेवलेंथ पे, यही वेवलेंथ, मतलब आपको पता है जैसे कि इस इतनी एनर्जी मिली तो ही वो एक्साइटेड में जाएगा, या यहां से यहां जाना चाहता है, जैसे यहां से यहां आ रहा है, ठीक है ना, एक ही टाइम आ रहा है, यहां पे गए तो देखो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन 2 इसमें जा सकता है। तो मुझे ये बताना है भैया कि यहां सबसे मैंने एक बात ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास जो एनर्जी होगी उसको इतनी ही एनर्जी होना चाहिए तो ही ये जंप करेगा। मतलब सर नहीं समझे, समझाता हूं। मुझे ये बताना है कि हम लोगों ने कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रा, देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, एक कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रा और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हमने व्हाइट लाइन प्रिज्म में से डाली तो हमने देखा कि यहां पे सभी लाइन मिल रही थी, वीव गौर मिल रही थी, पता है ना, वीव गौर मिल रही थी, और जो लाइन स्पेक्ट्रा में कुछ लाइन दिख रही थी जैसे 410 या 586 कुछ तो ऐसे वेवलेंथ वाली, तो बीच वाले अगर यहां पे मिली तो वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को वही एनर्जी देना पड़ेगी जो यहां जाने के लिए लगती है, क्योंकि भैया इससे ये एनर्जी ज्यादा है, अरे इससे एनर्जी ज्यादा है,
बात को समझिए, इससे एनर्जी ज्यादा है। तब उसको एक्साइटेशन एनर्जी कब कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड, मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड है, सेकंड एक्साइटेड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, डैश डैश डैश, मतलब इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला या पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला ही इलेक्ट्रॉन आके अगर कोलाइड्स होगा तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और एनर्जी ऑब्जर्व करने से वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी के सेल में जा सकता है। बीच वाले डिस्क्रेट है, मतलब बीच वाले कुछ गायब है। जैसे कि हमने लाइंस इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ वेवलेंथ बाद में नहीं थी, बीच में ब्लैक था, जैसे कि 410 ऐसे कुछ तो लिखा था मैंने यहां पे, 600 500 जो भी लिखा होगा, लेकिन बीच वाली लाइन नहीं है, इसके कारण नहीं है, समझे? उसका रीजन यहां था। मतलब मुझे क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट टू मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तब उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहा जाता है, समझे? तो इसकी मिनिमम एक्साइटेशन कितनी हो सकती है? तो मैंने बोला एक काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को सबसे कम यहां से यहां एनर्जी लगेगी, लग रहा भी है क्योंकि दोनों का गैप। आपने कहा है कि सर आपके इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, सबसे एनर्जी कम कब लगेगी? सिंपल से ग्राउंड से यहां जाओ, क्योंकि डायरेक्ट इस पे दूसरी कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है, समझे ना? इसमें गैप है, एनर्जी का गैप भी बहुत ज्यादा। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे गैप कम हो रहा है, देखो इसमें नियर अबाउटली 9-10 का है, समझो कंसिडर कर रहा हूं, इसमें करीब करीब 2 का ही, इसमें बहुत ही कम है 0.60 का है, इसमें और भी कम है, ऊपर जाओ तो और कम कम कम, इसलिए क्लोजर 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 आ रही है लाइन, समझे ना? बात समझो। तो यहां से यहां सबसे कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को जंप करने में। तो मैंने बोला यार काम करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने वाला काम करें -13.4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां पे 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लाइन इतने लगेंगे। मतलब मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, जो मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी लगेगी, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम से मिनिमम। यहां से यहां गैप ज्यादा है ना, अरे कुछ देरी के बाद अगर आप लोग जाओगे, आपने कहा कि इंफिनिटी पे जाओ, तो आप बोलेंगे सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी एनर्जी, सबसे ज्यादा लगेगी तब तक। मिनिमम टू मिनिमम आपको ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने में सबसे कम एनर्जी लगती है, जंप करने में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड टू फर्स्ट एक्साइटेड, वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन। इससे कम एनर्जी जंप करने में लगती ही नहीं, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा लग सकती है, इससे कम नहीं लगेगी। 10.2 सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि उसको एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए लगेगी। किसी ने कहा चलो सर इसका बताओ डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल सकते हैं ना यार, डिफरेंस लिखो यहां पे, डिफरेंस देखो कितना होगा, ये है अपने पास, यहां पे गया तो 1.51 माइनस 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 प्लस होता है, ये तो पता है आपको 13.6, तो किसी ने कहा 13.6 और ये 1.51 है, तो ये 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, ये 9 क्योंकि 50 यहाँ पे गया तो 12, मतलब देखो 12.09, देखो बढ़ रही है ना अभी। अरे ये तो 10.2 है, ये 12.2, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो आपको एनर्जी 12.9 है। किसी ने कहा सर यहां से यहां जा रहे हैं हम लोग E5 में, तो आपने कहा कि डिफरेंस इज इक्वल टू E5 माइनस E1, तो E5 की एनर्जी मुझे पता है अभी कितनी, E5 की भैया, E5 की है -0.54 माइनस माइनस प्लस 13.6, चलो 13.6, ये 0.56, बताओ कितना है, यहां पे 4, ये 0, ये देखो 13.04, मतलब देखो 12 से भी 13 ज्यादा है, मतलब ज्यादा। जैसे जैसे आप लोग ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन को जंप मारना चाहते हैं ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से वहां पे जंप करना चाहता है, तब इतनी एनर्जी लगेगी। बात को समझो भैया, डिटेल में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आपके बुक्स में नहीं है इतना, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। और बात है आपके लिए, अगर टेक आउट द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट में से अगर इलेक्ट्रॉन आपको बाहर रिलीज करना है, छोड़ना है उसको, आजाद करना है, आजाद, तब आपको एनर्जी लगेगी इतनी, लेकिन वो प्लस में, क्योंकि 0 करना चाहते हो ना एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड ऐड करो, क्योंकि 0 एनर्जी होने से इलेक्ट्रॉन आजाद होगा, आपके मर्जी से दौड़ेगा, भागेगा, जहां भागना है भाग सकता है,
बात का समझो। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड इतनी इसके पास एनर्जी लगेगी, एनर्जी देने से, और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन, इसलिए आयोनाइज एटम कहा है यहां पे। मतलब इसकी एनर्जी जीरो करो। जीरो कैसे करेंगे सर? सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि यहां पे रख सकते हैं ई डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस E1। ई इंफिनिटी की वैल्यू ये जीरो है कि नहीं? अरे इंफिनिटी वहां पे एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी, माइनस, मैंने जीरो कैसे होती है यहां पे प्रूफ है इसका, ठीक है ना, ये प्रूफ है। माइनस, ये माइनस 13.6, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड प्लस में लगेगी, माइनस माइनस प्लस होता है। इसी को आयोनाइजेशन एटम इसलिए कहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आजाद है, आजाद, आपके मर्जी से जा सकता है कहीं पे भी, उसको कोई पकड़ के नहीं रख रहा है। जैसे न्यूक्लियस पकड़ के रखता है, यहां पे नहीं पकड़ के रखता है, वो बोलता है जा तू आजाद है भैया। और आपको लगता है सर आजाद करने में कितने, कुछ नहीं, आपने 1 मिलीमीटर दूर भी रखा एटम से, क्योंकि एटम की साइज पता है ना आपको कितनी, 10⁻⁻10, हाँ मीटर, इतनी एटम की साइज इतनी है। न्यूक्लियस से इससे भी छोटी है, 10⁻15, तो इतना मिलीमीटर भी नहीं भैया। अरे इससे भी कम करो, नैनोमीटर लिखना चाहते हो, 0.1 नैनोमीटर, इतनी साइज है एटम की। मतलब आप यहां पे तो बाउंड रहेगा, ठीक है ना, बाउंड रहेगा, उसको थोड़ा भी दूर लेके गए, माइक्रो भी लेके गए, माइक्रोमीटर पे लेके गए ना इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन आजाद होगा। वो बोलेगा छोड़, मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, मैं तो आजाद हूं, मैं भाग रहा हूं इधर उधर, बस ऐसा बोलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ रही है, इसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, मतलब जो बाउंड करके रखा था उसको आजाद करना, ठीक है ना। तो आपके बुक्स में डिफाइन भी दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम सेट टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट से हमारे इलेक्ट्रॉन को आजाद करने में जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा गया। फ्री करना, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, फ्री, एक वर्ड याद रखना, फ्री करना, उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। वही बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो बात करेंगे हम लोग, ये आपको नोट डाउन करना है ताकि मैं आगे बढ़ने में हेल्प करूं। बी, ये फर्स्ट पॉस्टुलेट जो नील बोर्स ने बताई थी। सेकंड पॉस्टुलेट MUR इज इक्वल टू NH/2 फार्मूला। देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ के लिए ये फार्मूला बताया था मैंने, एंगुलर मोमेंटम ये होता है। और एक थर्ड पॉस्टुलेट बताई थी, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करता है तब उसका जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो होता है फोटोन के फॉर्म में एनर्जी बाहर डालता है। मतलब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। ये है आपके, ठीक है। एक्चुअली इसका गैप नहीं, क्या सेम नहीं रहता, क्यों नहीं रहता मैंने आपको बता दी। अब देखो, जब भी ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे एक की बार जंप करता है, यहां का इलेक्ट्रॉन है भैया, यहां जंप कर सकता है और यहां पे भी जंप कर सकता है। जैसे कि हमने यहां देखा, यहां जंप करता है, मतलब वो जब जंप कर रहा है हायर टू लोअर, तब यहां पे एनर्जी मेरे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, यहां पे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक डिफरेंस, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, यहां जो इलेक्ट्रॉन था यहां मतलब फर्स्ट एक्साइटेड या GND ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तब उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी, तभी यहां पे आ सकता है भैया। मतलब उसके पास थी पहले ज्यादा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो चाहता है यहां आना है तो -3.4, मतलब कम एनर्जी करना पड़ेगी, उसको कम करेगी तो इसको कुछ ना कुछ बाहर डालना पड़ेगी एनर्जी, और ये एनर्जी होती है फोटोन के फॉर्म इज इक्वल टू hν। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर यहां का इलेक्ट्रॉन आना चाहता है यहां, मतलब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब थर्ड ऑर्बिट में, अगर सेकंड ऑर्बिट में आना चाहता है तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जब जंप करेगा तब उसको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी। कितनी करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, मतलब इसको बोलेंगे फाइनल और इसको बोलेंगे इनिशियल, इज इक्वल टू hν। ये फार्मूला बन रहा है एज पर थर्ड पॉस्टुलेट थ्योरी के हिसाब से।
बात समझ में आ रही है? अगर ये इलेक्ट्रॉन दो जंप कर सकता है, एक तो यहां कर सकता है, एक तो यहां करना है, तो बहुत सारी एनर्जी उसको लूज करना पड़ेगी, लॉस करना पड़ेगी, इमिट करना पड़ेगी, और वो होती है फोटॉन्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? कुछ खोपड़ी में जा रहा है भैया? चलो, तो हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू, यहां पे यम का है उसको, और ये यन का है एनर्जी, नाम दिया है, बाकी कुछ नहीं यार। जैसे कि ये एफ है ना, तो एफ के जगह पे यम लिखा है, और ये इनर है, इनर मतलब इसके लिए इनर, ठीक है ना, कहां जम कर रहा है उसके, वो इसका इनर हो सकता है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफेंड सीरीज, जो भी होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो, मैंने एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख के रखा है, जो कि हमने अभी निकाला था। चलो लिख देंगे यार, उसको क्या है। तो ये है एनर्जी, इसके जगह पे एस सी बाय लैम्बडा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। देखो, न्यू के जगह पे सी बाय लैम्बडा। चलो, इसकी एनर्जी कितनी है? तो माइनस यम ई मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में, वो जेड इज द एटॉमिक नंबर, e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कोई शक है भैया? समझ में आता होगा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब मुझे बताओ, यहां पे यमथ ऑर्बिट लिखा है, तो मैं यम लिखना चाहिए ना। मैं यन कैसे लिख सकता हूं भैया? यम थे तो यम लिखो, यहां यन है इसलिए देखो, यहां यन था इसलिए यम, यहां पे यम है, यहां पे अगर बेस ऑफ द यम लिखोगे तो यहां पे भी यम स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? माइनस, ये माइनस है, और ऑलरेडी हमारे फार्मूले भी माइनस है, माइनस यम जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन एच स्क्वायर। अब एन स्क्वायर सही है। एक बात ध्यान रखना, ये इनर ऑर्बिट है और इसका एक्सेस एनर्जी करना है, तो ध्यान रखना है कि यम इज ग्रेटर देन यन है। मतलब यन की वैल्यू अगर 2 हुए तो यम की वैल्यू आपको 3 ही लिखना पड़ेगी, 4 लिखना पड़ेगी, 5 लिखना पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहां पे। इसका मतलब यह है सेकंड ऑर्बिट में, फिर वो थर्ड से कर सकता है, फोर्थ से कर सकता है, फिफ्थ से कर सकता है। जैसे कि किसी ने कहा यन इज इक्वल टू 1, तो यम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप लोग? 2, 3, 4, 5, 6। क्यों? देखो, यहां से जंप कर रहा है, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में। बात समझ में आ रही? जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी को हमने लेमन सीरीज कहा है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? चलो, तो एच सी बाय लैम्बडा, एक्चुअली एक बात काम करता हूं मैं, यहां पे रखता हूं 1 बाय लैम्बडा, नहीं पहले रहने दो, एक स्टेप करना है हम लोगों को। क्या? देखो, मैं एक काम कर रहा हूं, ये प्लस वाले को इधर रख रहा हूं, अच्छा लगता है ना? हाँ सर, अच्छा लिखने के लिए थोड़ी करते हैं। 8 एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस था, इधर रख दिया, ये माइनस वाला इधर रख रहा हूं, यम ई जेड स्क्वायर e⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर यम स्क्वायर। देखो, एन और यम में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। चलो सर, 1 बाय लैम्बडा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। नहीं, वैसे ही रहने दो पहले, क्योंकि स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगी। भाई कॉमन निकालो, क्या निकाल सकता? यम जेड स्क्वायर e⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, बाकी बचा है एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अरे बाकी सब कॉमन है, और एक कांस्टेंट भी है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब भी तो लिख के दिया। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 है, हमारे लिए लिखा तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो, 1 बाय लैम्बडा लिख रहा हूं मैं, यम ई जेड स्क्वायर e⁴, देखो यहां पे 8 एप्सिलॉन सी एच क्यूब, देखो 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 8 एप्सिलॉन एज इट इज, ये सी आ गया इधर, ये एच और ये एच स्क्वायर एच क्यूब हो गया। बात समझे? 1 बाय एन स्क्वायर 1 बाय एम स्क्वायर, है ना माइनस? समझ में आ रहा है भैया? इसी चीज को हमने आर बोलेंगे, जो कि यम ई जेड स्क्वायर, एक कांस्टेंट नहीं, जेड को रहने देना है, e⁴ 8 एप्सिलॉन सी एच क्यूब। इसी को भैया हम कहते हैं, इस आर का नाम दिया है, वो दिया है रेड बस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो है हमारे पास 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, बोलो या मीटर इनवर्स, जो भी बोलना बोल लो, आपकी मर्जी, कैसे भी खाओ, पेट में जाना चाहिए। तो ये आर की वैल्यू है, जिसको कांस्टेंट कहा गया है। तो यही फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हुए इसको वेव नंबर बोलते हैं, लैम्बडा भी निकाल सकते हैं। वेव नंबर 1 बाय लैम्बडा वेव नंबर होता है एक्चुअली,
मतलब वेवलेंथ ही है। अगर उसको उल्टा किया जाए तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम लोग किसी की। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, वेवलेंथ निकालो। सेकंड थर्ड में से फर्स्ट में कर रहा है, इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। थर्ड में से कर रहा है जंप ग्राउंड स्टेट पे, तो वहां पे भी निकाल सकते हैं। हर की वेवलेंथ निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो फार्मूला बन रहा है मेरे पास जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। जेड बाकी था 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। ये मेरे पास यहां पे आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से फार्मूला ला के देने की कोशिश की है मैंने। और यहां पे अगर किसी ने कहा है कि Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो आप लोग यहां पे वेवलेंथ निकालने में और आसान तरीका होगा। ये फार्मूला बन रहा है ओनली एंड ओनली ये किसके लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रहा तो ओनली फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर जेड रखा तो अदर के लिए भी हो सकता है, हीलियम नाइट्रोजन। वैसे निकाल देने भैया, हीलियम हाइड्रोजन लाइक जैसे एटम के लिए ही हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। क्यों, इसके बाद में एक लेक्चर होने वाला है ना, उसमें आप लोगों को मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और अच्छी तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही इक्वेशन ये वैलिड है। उसके बाद में हम लोग लिमिट जो है लिमिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट, लिमिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट पढ़ने वाले हैं। तो ये सही नॉलेज है भैया, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें। ये वैल्यूज ये सभी आप बोलेंगे सर कैसे क्या वैल्यूज लाई, ये मेरे घर से थोड़ी लाता हूं भैया मैं। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने बार बोलूं यार, 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, रख दो। एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। सी द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 है ना, 26 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये वैल्यू पुटअप करके देखो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, श्योर एंड शॉर्ट मिलेगी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर्स। मुझे पता है आपकी बुक्स में बहुत कम दिया है, लेकिन मैंने डिटेल में लेने की क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ाएगा यार, नॉलेज दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंस है। नॉलेज गेन करो। मेरा लेक्चर लंबा चौड़ा होता है मुझे पता है यार, लेकिन नॉलेज गेन करने जैसे लेक्चर देता हूं मैं। तो इसलिए बच्चों आप अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।